आप सभी को नमस्कार। ये मेरा पहला लाइव सेशन है। मैंने आज तक कभी ऐसे लाइव सेशन नहीं किया एंड इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, लगभग काफी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इंतजार किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या आपको मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? तो कोई कमेंट पे जरूर लिख दे कि आपको मेरी आवाज साफ आ रही है कि नहीं। ओके, सो आई आस्क अगेन, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज अच्छे से सबको आ रही है? प्लीज यस या नो में जवाब दीजिए, फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, वॉइस इज ओके। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। नमस्कार। और मैंने आज के इंटरव्यू सेशन के लिए कल ही बोला था, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये इंटरव्यू सेशन की जो गाइडेंस है वो सिर्फ बच्चे ना देखें, स्टूडेंट्स ना देखें, या मैं कहूं एस्पिरेंट्स ना देखें, बल्कि उनके पेरेंट्स भी देखें, उनके टीचर्स भी देखें। मैं इसका रीजन आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हमारी पर्सनालिटी किसी एक चीज से डिफाइन नहीं हो सकती। हमारी पर्सनालिटी, आम शब्दों में बोलूं तो 4 किताबें पढ़कर नहीं बन सकती। हम अपने बच्चों को बचपन से जो चीज दिखाते आए हैं, जिस प्रकार का माहौल हम उनको घर में दिखाते आए हैं, बच्चे कहीं ना कहीं वही चीज को अपनाते हैं और बड़े होके उनकी पूरी पर्सनालिटी वैसे ही शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे शोल्डर्स झुका के चलते हैं, जिनको हम कहते हैं ड्रूपिंग शोल्डर्स। तो वो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए इंटरव्यू के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में आए इंटरव्यू के लिए, वो हमेशा ही फॉल्टी माने जाएंगे। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा जूते घसीटते हुए चलता है तो आई डोंट थिंक सो कि ये उसकी पर्सनालिटी को अच्छे से डिफाइन करेगा। तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करें कि आपका बच्चा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट हो, और ये एज पेरेंट्स, एज टीचर्स हमको उनको स्कूल में सिखाना होगा और घर में भी सिखाना होगा। तो इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज टॉपिक है कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए और नायब तहसीलदार के लिए इंटरव्यू गाइडेंस। मेरे पास 2 बार का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, और दोनों बार इंटरव्यू अच्छा रहा। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आज मैं 31 साल की हूँ, लेकिन जब मैं 29 ईयर्स की थी, जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, उस समय के माइंड में और आज के माइंड में जमीन आसमान का अंतर है। ये आपको अनुभव के साथ ही रियलाइज होता है। जब मैंने 2019 में अपना इंटरव्यू दिया था तो मैं एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेक्ट हुई थी, और मुझे वो इंटरव्यू हमेशा याद रहता है। कुछ इंटरव्यू की बारीकियां जो हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, आज यूट्यूब में ढेरों कंटेंट भरा पड़ा है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम इंटरव्यू के बारे में जाते हैं तो वो होता है हमारा अटायर। अटायर यानी हमारे कपड़े। हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए? हमारे कपड़े, मैं यूं कहूं तो बहुत सिंपल होने चाहिए, ट्रेडिशनल होने चाहिए, कल्चरल होने चाहिए और डिसेंट होने चाहिए। कुछ ऐसे कलर्स का चुनाव, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं, आपको ऐसे कलर का चुनाव करना होगा जो दूसरों की आंखों को चुभे ना, जैसे कि लाल, काला, इन चीजों से आपको थोड़ी सी दूरी अपनानी होगी। अगर मैं पहले फीमेल्स के बारे में बात करूं तो आप पेस्टल कलर्स पहन सकते हैं, जैसे कि पीच कलर होता है, बेज कलर होता है, या जैसे मैंने पहना हुआ है आज एक हल्का सा सी ग्रीन कलर है। ये कलर्स आंखों को नहीं चुभते हैं। मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। इसका रीजन ये है कि जब आप चेयरमैन के सामने जाएंगे या इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे तो उनका सारा का सारा ध्यान आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे होना चाहिए। अगर आपने बहुत भड़कीले कपड़े पहने हैं तो वो सारा का सारा ध्यान जो है वो आपके कपड़ों पे चला जाएगा। एंड सॉरी टू से दिस, पीपल आर जजमेंटल। बोर्ड आपको जज करने के लिए ही बैठा है। दैट इज व्हाट पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट। तो मेरा जितनी भी गर्ल्स हैं जो हिमाचल एग्जाम के लिए इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, या नायब तहसीलदार के लिए जा रही हैं, या मैं बोलूं हमारा कोई भी एग्जाम हो उसके इंटरव्यू के लिए, यू हैव टू ड्रेस वेरी वेरी स्मार्ट।
और आप डिसेंट दिखने चाहिए तो हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगर अटायर के बारे में सेकंड चीज मैं बताऊं तो एक्सेसरीज क्या होनी चाहिए। आप घड़ी पहन सकते हैं। घड़ी आपको एक ऐसा व्यक्ति प्रूव करती है कि आप टाइम के बहुत पाबंद हैं और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो आप अपनी एक्सेसरीज को मिनिमल रख सकती हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। आप घड़ी पहन सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप इयररिंग्स डालना चाहते हैं तो बहुत छोटे इयररिंग्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी इयररिंग पहन सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड या कोई भी आपको जो मिलती है, लेकिन इट शुड बी वेरी 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 स्मॉल। अगेन रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंटरव्यू बोर्ड का सारा ध्यान आपके पर्सनालिटी पे जाना चाहिए, आपके करिश्मा पे जाना चाहिए कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। तो अपनी पर्सनालिटी को मत ढकिए फ्लैशी कपड़ों से। तीसरी अगर मैं बात करूं तो जूते बहुत इंपॉर्टेंट है। शूज कैसे होने चाहिए? लड़कों के लिए एक ऑक्सफोर्ड टाइप शूज आते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। वो फॉर्मल स्टैंडर्ड शूज होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। लड़कियों के लिए जो शूज होने चाहिए वो हील्स नहीं होने चाहिए। आप कोशिश करें कि आप उस समय कुछ ऐसे शूज पहने जो आपके पैरों को ढके। देखिए, एक बेसिक चीजें हैं जो आपको शायद कोई भी न बता पाए। रीजन बीइंग कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। आई एज एन एल्डर सिस्टर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचे इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, देखिए ये जर्नी आसान नहीं होती। प्रीलिम्स के लिए आपको लगभग साल, 1.5 साल, हो सकता है कभी कभी पंचवर्षीय योजना बन जाए, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। न जाने कितनी किताबें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, आप सब्जेक्ट का नाम लीजिए, वो इन बच्चों को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद प्रीलिम्स होने के बाद जब मेंस आता है तो मैं बताना चाहती हूँ 7 दिन के पेपर्स होते हैं, जैसे यूपीएससी में होता है। सेम हिमाचल में 7 डेज के पेपर्स होते हैं और 7 दिन में आपको 8 पेपर्स देने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद भी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया है तो उसके लिए ये बस वो स्टेप है जिससे पार करने के बाद वो अपनी ऑफिसर वाली लाइन में या लाइफ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको गलती नहीं करनी है। अटायर के बाद सेकंड चीज मैं बताना चाहती हूं कि 2 प्रकार की कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। वन इज द वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपकी बातों में गहराई कितनी है, आपकी बातों में डेप्थ कितनी है। जब आपसे कोई सवाल किया जाता है तो क्या आप हड़बड़ाहट में रिप्लाई करते हैं? क्या आप जल्दी जल्दी उस चीज को खत्म करना चाहते हैं? आप बस चाहते हैं कि फटाफट आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए? मैं आपको बता दूं, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो उन दोनों इंटरव्यू में जो समय का एक अच्छा इंटरव्यू का समय माना जाता है 25 से 30 मिनट। तो अगर आपका इंटरव्यू 25 से 30 मिनट है और हुआ है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपने शायद अच्छा परफॉर्म किया है और जो आपके इंटरव्यू लेने वाले लोग थे वो आपसे, जो बोर्ड है वो खुश है। बट अगर आपका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाता है तो ये आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि कहीं मैंने कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपकी कंटेंट को देखेगा। अच्छा, कंटेंट के साथ साथ एक और चीज, आप सभी मुझे इस समय बोलते हुए देख रहे हैं। मान लीजिए कि अगर मैं एकदम जोर से बोलना शुरू कर दूं, सर माय नेम इज दिस एंड दिस, आई एम फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने यहां से पढ़ाई की है, क्या आपको अच्छा लगेगा? एब्सोल्युटली नो, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हम सब मधुर भाषा सुनना चाहते हैं। तो अपनी आवाज में जितना ज्यादा आप पोलाइट रहेंगे, जितना ज्यादा आप फर्म रहेंगे, देखिए आंसर देने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि मेरी आवाज में बहुत ही सॉफ्टनेस है, मैं बहुत मीठा, क्योंकि हमको गाना गाना नहीं है वहां पे। हमको अपनी बात पे एक फर्मनेस होनी चाहिए, एक पोलाइटनेस होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसा शुरुआत में बात बोली गई थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब आता है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ एज पेरेंट्स जो भी इस चीज को आज सेशन को देख रहे हैं, वो ये है कि आप अपने बच्चे को डिमोटिवेट मत कीजिएगा इंटरव्यू के दौरान। और अगर अभी वो तैयारी भी कर रहा है, चाहे मेंस की कर रहा है, चाहे प्रीलिम्स की कर रहा है, देखिए जो हम बच्चे के माइंड में फीड करते रहते हैं, जो हम नेगेटिव चीजें उसे बोलते रहते हैं, वो उसके दिमाग में और दिल में घर कर जाती है। तो जब इंटरव्यू भी अगर वो बच्चा पहुंच गया और अगर उसके माता पिता का, उसके परिजनों का, रिलेटिव्स का अगर सपोर्ट उसके पास नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा
कि वो इस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, इंटरव्यू देने से पहले ही 90% कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड, दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड कर बैठते हैं कि आपका आज का इंटरव्यू कैसे जाने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो 2019 में जो इंटरव्यू था, आई रिमेम्बर अक्टूबर के महीने में था, नवंबर के महीने में था, 26 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया था। और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस प्रकार के क्वेश्चंस थे। देखिए, जब मैंने एंट्री की तो एंटर करने का तरीका यही होता है कि आप नॉक नॉक करते हैं, और नॉक नॉक करने के बाद वो आप परमिशन लेते हैं, सर मे आई कम इन सर। अगर आप चेयरमैन से परमिशन लेते हैं, अच्छा जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चेयरपर्सन से आप परमिशन लेते हैं। अगर आपको सबसे पहले नॉक करते हुए सबसे सामने की कुर्सी पे आपको चेयरपर्सन दिखता है, इफ शी इज अ फीमेल, आप बोलेंगे मे आई कम इन मैडम और मे आई कम इन सर, जो भी है। आपको जब वो अलाउ करेंगे, आप अपनी कुर्सी के पास आएंगे और आप अपनी कुर्सी के पास खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको चेयरपर्सन ने बैठने के लिए नहीं बोला है। तो अगर आप ऑटोमेटिकली आके बैठ जाते हैं, ये बहुत नेगेटिव एक जो है पॉइंट आपका मार्क हो जाएगा। आप परमिशन ले, वो आपको खुद ही बोल देंगे कि आप बैठ जाइए। आपने बैठना है, बैठने का तरीका हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों हाथ हमेशा आपके जो ये आपके जो थाइज है, थाइज के ऊपर आपके हाथ होने चाहिए, ये बेस्ट तरीका है। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं या सीधा भी रख सकते हैं, और ये आपकी अपनी मर्जी है। कोशिश कीजिएगा कि आप टांगों को न हिलाएं। कई बच्चों में या कई लोगों में ये एक बॉडी लैंग्वेज डेवलप हो गई है कि जब वो नर्वस होते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो टांगे हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं या उंगलियां हिलाने लग जाएंगे। ये भी जो आपके जो मेंबर्स है वो देखते हैं। यूजुअली आप गुड मॉर्निंग चेयरपर्सन को करते हैं और उसके बाद जो भी लेडी मेंबर बैठी होगी आप उनसे शुरुआत करते हैं। ये एक अनसेड रूल है। देखिए, लेडीज को अटेंशन अच्छी लगती है। ये बात मेरे पास अभी एक बच्चा आया था 3-4 दिन पहले, बंजार से आया था, और उसका भी इस बार इंटरव्यू है। तो मैंने वो सारी चीजें उसको बोली, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक इंटरव्यू बनाना चाहिए, सेशन बनाना चाहिए, ताकि हिमाचल के तमाम लोग जो भी आने वाले टाइम में इंटरव्यू देना जाए वो उनके लिए मैं उनको तैयारी करवा सकूं। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि लेडीज को अटेंशन अच्छी लगती है, तो अगर आप लेडीज को इग्नोर करेंगे तो उनको बहुत गुस्सा आएगा और वो मार्क्स आपको उस हिसाब से देंगी। तो आफ्टर विशिंग द चेयरपर्सन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आपका इंटरव्यू है, आप लेडी चेयरपर्सन के पास सामने देखिए, गुड मॉर्निंग मैम, देन उसके बाद इस तरीके से। यूजुअली मैं आपको बताऊं तो चेयरपर्सन एक है और साथ में 3 या 4 लोग होते हैं, तो 5, यूजुअली कभी कभी 4 भी हो सकते हैं, बट मैक्स टू मैक्स 5 लोगों का जो बोर्ड होता है, ये पूरा का पूरा कमीशन का बोर्ड होता है। और आपके आने से पहले पहले उन्होंने आपका डैफ पढ़ लिया होता है। डैफ क्या है वो मैं आगे बात करने वाली हूं। उन्होंने आपका डैफ पढ़ लिया होता है, उसमें से ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये तय हो जाता है कि चेयरपर्सन क्या सवाल पूछेगा, मैडम क्या सवाल पूछेंगी। सपोजिटली मैडम ने कहा कि मैं हॉबीज पे सवाल पूछ लूंगी, तो ये क्वेश्चन जो है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है, वो आराम से हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे मेंबर्स के बीच में कंफ्यूजन नहीं होता है, उनको सब सॉर्ट होता है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो भी बच्चा हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए इंटरव्यू देने जाने वाला है, उसको एक फॉर्म भर के लेके जाना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसे अगर आई डोंट नो ये लाइट में अभी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे बोला जाता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, या इसे कहा जाता है डैफ। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका नाम, आपका रेजिडेंस और आपकी एज, आपका टेलीफोन नंबर, ये सब तो कोई भी लिख लेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके डैफ में से ही सवाल पूछते। मान लीजिए आपका नाम अगर यूनिक है, जैसे मेरा नाम ओशीन है, पर मुझसे अभी तक ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं गया कभी कि ओशीन का मतलब क्या होता है, पर मुझे ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका नाम कुछ ऐसा नाम है जो किसी महान नेता का नाम है, या किसी हिस्टोरियन का नाम है, या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नाम का सेम इंसान कौन है। इसे कहा जाता है पर्सनल अवेयरनेस। एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट
हो चुकी है। डैफ में आगे जो चीजें आती हैं वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आती है। एक सवाल से हमेशा इंटरव्यू शुरू हो सकता है, उस सवाल का नाम है कि अपने बारे में कुछ बताइए। ये जो सवाल है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो हमको कभी कभी लगता है कि हम क्या बताएं। तो इसमें आप 2-3 चीजें बता सकते हैं कि एक, सर मेरा नाम ये है, दूसरा सर मेरा रेजिडेंस ये है, और तीसरा मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है। यूजुअली ये 3 चीजें आप बता सकते हैं। अगर वो लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मैंने इतने साल में ये चीज सीखी है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये स्किल है, तो आप ये बता सकते हैं। डैफ में आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल पूछी जाती है। माताजी क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, भाई बहन है वो क्या करते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी हॉबीज क्या है। मुझसे मेरी हॉबीज पे क्वेश्चन आया था और मैडम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने कहा था मेरी जो हॉबी है वो है पेंटिंग। तो पेंटिंग से ही क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया, क्योंकि उनको डैफ में दिख रहा था कि मैं जिला कांगड़ा से संबंध रखती हूं। तो उन्होंने कहा कि आप गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी हॉबी क्या चुनी जाए। हमारा एक बैचमेट था, उसकी हॉबी जो थी वो कुकिंग थी। तो लड़के कुकिंग करते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना और उसके बारे में पूरी तरीके से जानना और उस हॉबी को एक्सेप्ट करना मुझे लगता है एक बहुत ब्रेव चीज थी। तो अगर आपकी भी हॉबी कुछ ऐसी है जो आपको लगता है कि स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होती, तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ये सोच गलत है। आपकी जो भी हॉबी है आप उसको चुनिए। जो मेरे पास लड़का आया था बंजार से, उसने कहा मैडम मेरी जो हॉबी है वो फुटबॉल है, तो क्या मैं फुटबॉल अपनी हॉबी को बता दूं। तो मैंने कहा था जरूर बता दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सच बोलें। देखिए जो सच्चाई होती है वो हमेशा इंसान की आंखों से झलकती है। तो अगर आप कुछ और फेक हॉबी बनाने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे कि मेरी हॉबी रीडिंग है, ये दिखाने के लिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से फंसने की जरूरत नहीं है। झूठ मत बोलिए, कम से कम अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कीजिए और आपकी जो हॉबी है उसी को रिप्लाई कीजिए कि हाँ ये मेरी हॉबी है। पेंटिंग हॉबी है, पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अपने हिमाचल का इतना इतिहास रहा है, पहाड़ी पेंटिंग्स का, मुगल पेंटिंग का उसमें क्या इम्पैक्ट रहा, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपकी हॉबी मान लीजिए फुटबॉल है या फिर टेबल टेनिस है, तो आपको टेबल टेनिस की जो टेबल होता है उसकी मेजरमेंट्स, डायमीटर वगैरह पता होना चाहिए। कौन से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जो इसमें अवार्ड जीत चुके हैं, या हिमाचल में इसका क्या सिनेरियो है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मेरा बस इतना प्रश्न है कि जितने प्रश्न आप अपने आप बना सकते हैं अपनी हॉबी से रिलेटेड, आप उसको जरूर बनाएं। एक और हॉबी आजकल हो सकती है कि मुझे व्लॉगिंग पसंद है, व्लॉगिंग यानी मुझे वीडियोस बनाना पसंद है। तो इसमें भी टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं कि आप किस चीज से, आपको कैमरे की नॉलेज होनी चाहिए, कैमरे की लेंस की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हॉबी के बाद एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो एक तो आपके डैफ पे बेस्ड होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को जब आप देखेंगे तो इसमें यही लिखा है अगला पोर्शन कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है, तो आपने क्या अचीव किया है। तो जैसे मैंने इसमें लिखा था जब 2019 में कि मैं अपने कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ स्टूडेंट काउंसिल से, तो ये मुझे मेरी अचीवमेंट लगती थी। मैं हिमाचल प्रदेश में पेंटिंग में मैं फर्स्ट आई थी। मैं स्टैम्प मेकिंग में हिमाचल में फर्स्ट आई थी। ये कुछ मेरी नोटेबल अचीवमेंट्स थी जो मुझे लगता है मेरी नोटेबल अचीवमेंट्स हैं। तो आप भी अपनी अचीवमेंट्स जो हैं इस तरीके से तैयार रख सकते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट भी इसमें आ सकती है। एक इसमें प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है। जिस इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कमजोरी नहीं पता, मुझे लगता है उसके लिए प्रॉब्लम है। आराम से बैठिए, अभी आपके पास समय है, जरूर सोचिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या आप अच्छा बोलते हैं, क्या आप अच्छा सुनते हैं। अच्छा लिसनर होना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको लोगों की समस्याओं को सुनना है। तो अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप अच्छा डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। सर मैं ईमानदार हूं, मैं सच बोलता हूं।
तो ये आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपको क्यों लगता है कि आप ईमानदार हैं, आपने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया है कि आप ईमानदार हैं। तो एक बात बोलना चाहती हूं, जो भी बोले उसको तर्क के साथ वहां पे पेश कीजिए। सर मैं ईमानदार हूं, क्यों? क्योंकि बचपन में मेरे फ्रेंड के पैसे गिर गए थे और वो पैसे मुझे मिले और वो पैसे मैंने अपने दोस्त को लौटाए। तो ये ईमानदारी और सच्चाई का एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इस तरीके से बोलना है, थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म है, लेकिन आप हल्का सा मीठा सा झूठ बोल सकते हैं जो इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं ये ठीक इंसान है। अगर रियलिटी में कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो उसको जरूर वहां पे शेयर कीजिए। मैं फिर बोल रही हूं, सच्चाई की जो कीमत होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सच्चाई इज प्योर गोल्ड। तो वहां पे बैठे हुए लोग भी इस चीज को समझेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस के टाइप किस प्रकार के आते हैं। आपने सुना होगा आजकल जब आप YouTube खोलते हैं तो YouTube पे खोलते वक्त ऐसा आता है कि अगर कोई मंजिल से गिर रहा है वो कितने समय में नीचे गिरेगा, या कोई इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ना HS में आते हैं ना ही UPSC में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के कुछ टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन होता है पर्सनल टाइप क्वेश्चन। पर्सनल क्वेश्चन का मतलब जैसा मैंने कहा कि आप अपने आप को अगले 10 साल में कहां देखते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। यूजुअली गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसा सवाल नहीं किया जाता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा सवाल किया जाता है कि आपका विजन क्या है लाइफ के लिए। तो आप इसको भी तैयार रख सकते हैं कि आपका विजन क्या है अपने लिए, कि आप किस तरीके के इंसान अगले 5 साल में बनना चाहते हैं। ये पर्सनल टाइप क्वेश्चन आ जाता है। पर्सनल टाइप क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे मैं कहूं कि मैं कांगड़ा जिले से संबंधित हूं, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मुझे अपने कांगड़ा की हिस्ट्री पता होना चाहिए, नंबर 1। कांगड़ा की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, टूरिज्म पता होना चाहिए। सवाल वहीं से डायरेक्टली आ सकता है। मान लीजिए मुझसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन है क्या वो सही है, क्या लोगों की वहां पे आप कह सकते हैं कि रीसेटलमेंट कैसे होगी, रिहैबिलिटेशन कैसे होगी, कंपनसेशन कैसे होगी, क्या सरकार का लैंड एक्वायर करना ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आपके पास पर्सनल क्वेश्चन से ही ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो निकल आएंगे। अगर आप बिलासपुर से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है तो कहां बन रहा है, क्योंकि देखिए अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता है तो आप फिर हिमाचल के कोने कोने को सर्व कैसे करेंगे। तो इससे कहते हैं जो आपके रेजिडेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। दूसरा टाइप मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसे कहा जाता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। आपका ओपिनियन क्या है। मैं दूसरी बार जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो उस समय शुरुआत में कभी कभी क्या करते हैं बोर्ड वाले, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, वो आपको थोड़ा सा डराना चाहते हैं। मुझसे फटाफट 10 सवाल ऐसे किए गए जो बिल्कुल फैक्चुअल थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल कौन है। मुझे सच बताऊंगी, मुझे सारे के सारे आंसर्स नहीं पता थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने वहां पे एक्सेप्ट किया कि सर मुझे इस समय ये याद नहीं आ रहा। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब हम इस प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो हम बहुत सब्जेक्टिव तैयारी करते हैं, हम थ्योरी की तैयारी करते हैं। तो बैंकिंग टाइप की जो लोग तैयारी करते हैं उनको ये सब पता होता है, इस समय मिनिस्टर यहाँ कौन है, वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है। लेकिन जो भी यहाँ पे तैयारी करके जाने वाले हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनका नाम हमें पता होना चाहिए। ये गलती मैंने की थी, मैं नहीं चाहती कि आप इस गलती को करें। इससे क्या होता है, वो इंटरव्यू के माहौल को थोड़ा सा डरा देते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट रहे तो ट्रस्ट मी आप इंटरव्यू जीत गए। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आता। मान लीजिए आपसे सवाल किया जाता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में आपका क्या कहना है। जिन्हें यूबीआई के बारे में नहीं पता, यूबीआई का मतलब है एक मिनिमम इनकम सरकार देगी, सभी को देगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, और इससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात की गई। अगर आपका ओपिनियन इस बारे में नहीं है तो प्रॉब्लमैटिक है, आप नहीं कह सकते कि सर मुझे नहीं पता।
अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी चाहिए तो आप अपने तर्क वहां पे रखिए, सर इस प्रकार से है 1 2 3। और अगर आपको लगता है कि सर यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं देनी चाहिए तो आप अपने तर्क लिख सकते हैं, सर नहीं देनी चाहिए 1 2 3। तो इस तरीके से आप जो भी बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सही जवाब दें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जवाब कैसे देंगे और जवाब किस तरीके से देंगे और अपनी बात को आप कैसे बैक करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम अगर ओपिनियन बेस में आपसे पूछ लिया जाए, आजकल क्रिप्टो करेंसी बड़ा न्यूज में है कि क्या ब्लॉकचेन ठीक है, क्या क्रिप्टो करेंसी ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सर कि जो अभी क्रिप्टो करेंसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है अभी उसको बैकिंग नहीं मिली है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में सोचा जा सकता है। अब देखो ये ओपिनियन आया कहां से, ये ओपिनियन आया इकोनॉमिक सर्वे की लाइन से। तो मैं इसलिए बोलना चाहती हूं कि आप अपने इकोनॉमिक सर्वे को, चाहे वो हिमाचल का है चाहे वो भारत का है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाएं। बजट अगेन चाहे हिमाचल का है चाहे इकोनॉमिक सर्वे बजट इंडिया का है, यूनियन का है, दोनों को पढ़ के जाएं। आपके वो जो सवाल है, आपके जो पॉइंट्स है ना सर्वे और बजट के, वो आपके रिप्लाई में दिखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि हिमाचल में टूरिज्म का क्या कंडीशन है, रीजन बीइंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में हिमाचल में सैचुरेशन आ चुकी है। हमारे पास इतनी जमीनें ही नहीं है, इतनी कंसोलिडेटेड हमारे पास लैंड ही नहीं है कि हम एग्रीकल्चर कर सकें। दूसरा, इंडस्ट्रीज का भी जो है ये रीजन सुटेबल इतना नहीं है, तो टूरिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक इंटरव्यू बोर्ड का जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो टूरिज्म के लिए हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप हमेशा बोल सकते हैं, अगर आपसे टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, आप बोल सकते हैं कि टूरिज्म का जो जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 7 से 8% है हिमाचल के लिए। तो जब आप आंसर की शुरुआत ऐसे करते हैं ना, तो आपके इंटरव्यू लेने वाले लोगों को पता चल जाता है कि आपने पढ़ाई की है। अदरवाइज कैसे पता चलेगा आप टूरिज्म के बारे में क्या जानते हैं। तो टूरिज्म का ये एक पॉइंट था। एक दो चीजें मुझे एकदम से याद आई हैं। एक, हम बात करते करते हाथ हिलाते, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई बात है और मैं हाथ हिला रही हूं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर यही हाथ बहुत ज्यादा हिलने लग जाएगा तो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। अगर आप इंटरव्यू में भी बैठे हैं तो जैसा मैंने कहा, पहला तो आपका यही होना चाहिए कि आपके दोनों हाथ आपके लैप पे होने चाहिए। इन केस अगर आप अपनी बात को समझाना चाहते हो तो हल्का फुल्का हाथ अगर हिल जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। हमारे हाथ पैर भगवान ने इसीलिए दिए ताकि हम थोड़े से एक्सप्रेसिव हो जाए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ स्माइल के बारे में। स्माइल कितना करें। मैंने कुछ बच्चों के मॉक इंटरव्यूज लिए तो कुछ बच्चे बहुत हंस रहे थे और कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे, दोनों ही गलत है। आपको अपने चेहरे पे एक प्लेजेंट सा लुक रखना है, और प्लेजेंट सा लुक ऐसे रखना है कि सामने वाला चिढ़ ना जाए। अगर आप सरकास्टिकली हंसेंगे तो सामने वाले को लगता है कि आप खुद को होशियार समझ रहे हैं, उनको मूर्ख समझ रहे हैं। ये नहीं करना है। बीच में कभी कभी क्या होता है कि चेयरपर्सन और मेंबर्स हंसने की कोई बात कर देते हैं, तो आप भी हल्का सा स्माइल वहां पे कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई रोबोट्स नहीं है और सामने वाले भी कोई रोबोट्स नहीं है। हम लोग इंसान हैं और इंसानी फील्ड में ही काम करने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। एक मैं आपको बता रही थी कि पर्सनल टाइप क्वेश्चन के बाद ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में एक और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप एसडीएम हैं, पौंटा साहिब है, सिरमौर है और वहां बाउंड्री लगती है, बॉर्डर का एरिया है। तो अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि वहां की जो हिंदू लड़की है वो एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है और आपके ऑफिस के बाहर मीडिया इकट्ठी हो गई है, आपके ऑफिस के बाहर लोग इकट्ठे हो गए हैं, दोनों के दोनों जातियों के, दंगा फसाद हो रहा है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि वहां पे आपने ये नहीं बोलना है कि ये रिलीजन बड़ा है या वो रिलीजन बड़ा है। देखिए, रिलीजन तो कोई भी बड़ा नहीं है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बात करनी है। अगर कोई 18 साल की उम्र से ऊपर के लोग हैं तो वो अपना फैसला ले सकते हैं, लेकिन आपको एट द सेम टाइम उन लोगों के पेरेंट्स को भी हैंडल करना होगा, मीडिया को भी हैंडल करना होगा। क्योंकि मीडिया जो है, अगर उस समय गलत कोई न्यूज, गलत इंफॉर्मेशन बाहर चली गई आपकी ऑफिस से, आपके एसडीएम कार्यालय से,
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको बोलते हैं सिचुएशन टाइप क्वेश्चन। आप इसके लिए भी रेडी रहें। एक क्वेश्चन जो आगे आता है वो फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन आता है। आप इससे भी मत डरिए। फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन वो आपको थोड़ा सा डराने के लिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए पूछते हैं। आखिरी प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में वो पूछा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है? मान लीजिए आप फीमेल हैं और आपने एक प्रकार की साड़ी पहनी है और आपको भी नहीं पता कि आपने कौन सी साड़ी पहनी है, और मान लीजिए वहां पे जो इंटरव्यू बोर्ड में लेडी बैठी हैं उनको साड़ी की बहुत नॉलेज है। वो ये पूछ सकती है कि आपने साड़ी कौन सी पहनी है, कौन से इलाके की साड़ी है, इस पे जो प्रिंट है वो कौन सा प्रिंट है, क्या ये हैंड ब्लॉक है, क्या ये ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी है, ये कौन सी साड़ी है। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन। या फिर वो बोल सकते हैं जब आप इंटरव्यू के इस चैम्बर में आए तो आपको अपने रास्ते में कितने लोग मिले, या हो सकता है कि वो पूछे कि आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये सारी बातें बताने का मेरा पॉइंट इतना सा है, क्यों मैं पेरेंट्स को भी मैंने कहा है कि आप इसमें जुड़े। आपको नॉलेज होगी तो आप अपने बच्चे को एम्पावर कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को सशक्त कर सकते हैं। हमारे हिमाचल के बच्चे मैं जानती हूँ जो भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए है, अब वो चंडीगढ़ दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ में मॉक इंटरव्यूज हैं, जगह जगह जाके भटकेंगे। मैं नहीं कहती ये गलत है, आपको करना चाहिए, एब्सोल्युटली आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज करने चाहिए। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा एसेंस था, मतलब यही था कि मैक्सिमम गाइडेंस जो मैं आपको अपने अनुभव से दे सकती हूं मैं वो आपको दूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा इसको याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड इज द की। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो अगर इंटरव्यू में शायद मान लीजिए सोच लेते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो भी आपके चांसेस हैं कि आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर दें। ये भी एक बात होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। और जैसा मैंने पेरेंट्स के लिए कहा कि अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको अनुभव ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे हिमाचल में विमेन रिलेटेड इश्यूज के बारे में पूछ लिया जाए कि महिलाओं को क्या प्रॉब्लम आ रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण में कुल्लू की महिलाएं कांगड़ा की महिलाओं से अलग कैसे, तो इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या कुछ ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं जिनके पास नॉलेज है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं उनके पास भी ऐसा तो नहीं है कि सारी नॉलेज है, उनको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। और सेम आप पे भी लागू होता है कि आपको भी सब कुछ नहीं पता, इस बात को मान के चलिए। तो मैं बस यही कहना चाहती थी आज के इस पूरे सेशन में कि अच्छे से कीजिए इस चीज को, और माइंड से जो है लोड ज्यादा नहीं लेना है। हमें अपनी पर्सनालिटी को एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी जो है वो मैं मानती हूँ इंटरव्यू में नहीं, वो तैयारी जब हम शुरू करते हैं ना वो तब से ही शुरू हो जाती है। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लास्ट में नहीं है, ये शुरू से ही शुरू हो जाती है। आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अपने को आज से ही समझिए कि मैं ऑफिसर हूं और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो मुझे अपने कंधे को मजबूत करना है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और अंत में बोलना चाहती हूँ जितने भी फेसबुक के लोग मेरे साथ आज जुड़े, ये मेरा पहला लाइव सेशन था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। आज मैं सुबह चेक कर रही थी, ये फेसबुक पेज मैंने आज से पूरे 1 साल पहले बनाया था, जनवरी के महीने में बनाया था 1 साल पहले, और आज इस पे 90,000 लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो 90,000 लोग जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग जुड़े हैं, मेरी रोजमर्रा की पोस्ट को देखते हैं, लाइक करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू सो मच। आइए मिलके हिमाचल की इस जो एक हिमाचल का जो यूथ है उसको सही डायरेक्शन देने में हम लोग अपना सपोर्ट करें, और मैं जितना कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी, और आप लोगों का इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।